नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के विकास के मुख्य तत्वों पर बात करेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भाषा भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा है। और जो भारतीय यूरोपीय परिवार है, जो भारत है, उसमें 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। वो है भारतीय यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीन तिब्बती परिवार। और जो भारतीय यूरोपीय परिवार है वो सबसे बड़ा समुदाय है भाषा के हिसाब से। तो इसके बोलने वाले 73% है, द्रविड़ के 25% है, ऑस्ट्रिक के 1.3% है और चीनी के 0.7% है। और जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारतीय यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है। तो जो हमारी हिंदी है वो मूल रूप से भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है। तो जो हमारी भारतीय आर्य भाषा के कालखंड हैं वो इस तरह हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तो ये 1500 से 500 ईसा पूर्व तक थी, जिसकी मुख्य भाषाएं थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद आई मध्यकालीन भारतीय भाषा। तो इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश थे। और तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इसमें हिंदी और हिंदी की अन्य भाषाएं हैं। तो ये 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। जो हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी तो वो पाणिनि के ग्रंथों में मिलती है। और जो हमारी पाली है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों में पाली भाषा मिलती है। जो प्राकृत भाषा है वो भगवान महावीर के उपदेशों में मिलती है। और जो अपभ्रंश भाषा है वो 500 से 1000 ईस्वी तक मिलती है। उसके बाद मिलती है अवहट भाषा, जो 900 से 1100 ईस्वी तक मिलती है। तो ये दोनों भाषाएं, जो अपभ्रंश और अवहट थी, ये संक्रमण काल की भाषाएं थी। और जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें प्राचीन हिंदी है 1100 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी है 1400 से 1800 ईस्वी तक, और जो आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अभी तक है। तो ये हमारे हिंदी के विकास क्रम का डायग्राम है। सबसे पहले थी संस्कृत, फिर उसके बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आई आहट, आवहट के बाद आई प्राचीन हिंदी और प्राचीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। जो अपभ्रंश है उसका मतलब होता है पतन। तो अपभ्रंश इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें जो पुरानी भाषाएं थी उनका पतन हुआ और नए शब्द जुड़े, नए तरीके से भाषा बोली जाने लगी। तो इसको इसीलिए अपभ्रंश कहा जाता है। तो अपभ्रंश भाषा के जो वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता है, उन्हें स्वयंभू को कहा जाता है। उन्होंने पौम चरित नामक एक काव्य लिखा जिसका मतलब राम काव्य होता है। और जो हमारी अपभ्रंश भाषा है उसके काफ़ी भेद हैं। जैसे सौर सैनी है, उससे आज की पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती बनी है। अर्ध मागधी है, इससे पूर्वी हिंदी बनी है। मागधी है, उससे बिहारी, उड़िया, बंगाली, आसमिया बनी है। खस से पहाड़ी क्षेत्रों की भाषाएं बनी है। ब्राचड़ से पंजाबी और सिंधी बनी है। और महाराष्ट्री से मराठी बनी है। अपभ्रंश भाषा के बाद आई थी अवहट। तो अवहट भाषा को अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश कहते हैं। तो इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक रहा। इसके प्रमुख रचनाकार थे अब्दुर रहमान, जिन्होंने स्नेह सराय लिखा। फिर थे दामोदर पंडित, इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा। इसके इसके बाद हमारे हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा। और उसके बाद थे विद्यापति, जिन्होंने कीर्तिलता लिखा। और उसके बाद रूढ़ कवि, उन्होंने रावबेल लिखा। तो ये हमारी अवहट की कुछ रचनाएं हैं। अब हम अवहट के बाद आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो हमारे हिंदुस्तान को और जो ईरान था, फारस, उसको अलग करता था। तो जो ईरानी पारसी लोग थे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। और इस हिंदू से हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई, मतलब हिंदू क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हो गई हिंदी। और हिंदी की जो
5 उपभाषाएं। हिंदी अपने आप में एक भाषा समूह है, बहुत सारी भाषाओं का समूह है, जिसमें 5 प्रादेशिक उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो जैसे हिंदी की बोलियों में मुख्य बोलियां जो पहले से प्रचलित थी, ये थी ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली। तो जो ब्रज भाषा थी, उसमें जो मुख्य किताब लिखी गई वो थी सुधीर अग्रवाल द्वारा प्रद्युम्न चरित्र। उसके बाद अवधी में मुल्ला दाऊद द्वारा चंद्रयान या लोर कहा नामक पुस्तक लिखी गई। और जो खड़ी बोली थी, इसमें महान लोग हुए हैं। ये खड़ी बोली बोलने वालों में गोरखनाथ, अमीर खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद और इनकी रचनाएं मिलती हैं हमारी खड़ी बोली में। ब्रज भाषा, अब ब्रज भाषा का हम वो देखते हैं कि ब्रज भाषा में किस तरह की रचनाएं हुई। तो ब्रज भाषा भक्ति काल में बहुत प्रयोग हुई, जिसको पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो भक्तिकालीन कवियों की पुस्तकें ब्रज भाषा में मिलती हैं, जैसे सूरदास की सूर सागर है। और इस काल में जो पूर्व मध्य काल था, भक्ति काल था, इसके महान कवि हुए हैं बाकी नंददास, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश, रसखान, मीराबाई। तो सूरदास को जो एक नाम दिया गया है अष्टछाप का जहाज, तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो रीतिकाल में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे केशवदास, मतीराम, बिहारी देव, पद्माकर, भिखारी दास, सेनापति, मतीराम। और इसके बाद हम आते हैं अवधि पे। तो मध्यकाल में अवधि प्रेम मार्गी कवियों द्वारा प्रयोग की गई। तो ये कुलवन ने मृगावती लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, मंजन ने मधुमालती लिखी, आलम में माधवानल काम कंदला लिखी, उस्मान ने चित्रावली लिखी, नूर मोहम्मद ने इंद्रावली, कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखी, शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा लिखी, अली शाह ने प्रेम चिरागी। और भक्ति जो हमारी अवधि में भक्तिकालीन कवि थे वो थे हमारे तुलसीदास। तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी, राम भक्ति से प्रेरित थी। बाकी ये अवधि के और कवि हैं, ये प्रेम मार्गी हैं, इसमें भक्ति मार्गी तुलसीदास हैं। और खड़ी बोली, जो मध्यकाल में खड़ी बोली प्रयोग में लाई गई, जो प्रमाण मिलते हैं, इसके मुख्य लोग थे जो कबीर के दोहे, नानक की किताबें, दादू, मलुकादास, रज्जब आदि संतों द्वारा इसका प्रयोग किया गया खड़ी बोली का। गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी, इसमें रहीम ने मदगानष्ट मदनाष्टक लिखी, आलम ने सुदामा चरित्र लिखी और जटमल ने गोरा बादल की कथा लिखी खड़ी बोली में। आधुनिक हिंदी का विकास होता है हमारी खड़ी बोली से ही। तो आधुनिक हिंदी के विकास में जो पहला युग काल गिना जाता है वो भारतेंदु पूर्व युग कहा जाता है। तो इसमें मुख्य जो लोग हुए हैं जिन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया है, इसमें तो इसमें पहले थे सदा सुखलाल नियाज जिन्होंने सुख सागर लिखी। दूसरे थे इंसा अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। और तीसरे थे लल्लू लाल जी जिन्होंने प्रेम सागर लिखी। अगले थे सदल मिश्र जिन्होंने नसिकेतोपाख्यान लिखी थी। और इसमें इसी खड़ी भारतेंदु पूर्व युग में दो महान और व्यक्ति हुए हैं, राजा शिव प्रसाद जिन्हें सितारे हिंद भी कहते हैं। तो इन्होंने हिंदी और उर्दू के मिक्सअप को, जो हिंदी का रूप बनाया इन्होंने हिंदी और उर्दू के मिक्सअप को वरीयता दी। और एक और थे राजा लक्ष्मण सिंह जिन्होंने विशुद्ध हिंदी, जो पुरानी संस्कृत थी, उसके साथ मिक्स करके जो हिंदी बनाई, तो उसको, इसके प्रचलन को काफ़ी वो दिया। इसके बाद आता है हमारा भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग इसलिए भी कहा जाता है इसमें क्योंकि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनकी भारतेंदु युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक भारतेंदु मंडल बनाया जिसमें काफ़ी सारे कवि थे। तो इन लोगों ने हिंदी के विकास में अहम योगदान दिया।
इन्होंने गद्य और पद्य दोनों का हिंदी में गद्य और पद्य हिंदी में लिखे। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग है जो, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। ये 1900 से 1920 तक चला। तो द्विवेदी युग में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विशुद्ध और साफ सुथरी सरल भाषा के हिमायती थे। वो चाहते थे कि शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। तो 1818 से 1918 से 1936 तक के कालखंड को छायावाद कहा जाता है। छायावाद काल में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि इन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया छायावाद काल में भाषा के विकास को। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, जो 1936 से 1946 तक चला। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, 1943 से आगे ये प्रयोगवाद गिनाया जाता है। तो जो हमारा छायावाद काल था वो गद्य ही नहीं बल्कि पद्य के विकास में भी काफ़ी अहम माना जाता है, और इसे खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उपन्यास, कहानी, प्रेमचंद्र और उपन्यास व कहानियाँ इस युग में प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई। नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा, आलोचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो ये जो हमारा छायावाद काल था, तो इसमें हिंदी के गद्य और पद्य का काफ़ी विकास हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह हम अगले वीडियो में हिंदी के आगे के हिंदी के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।